हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व, यानी कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपको ध्यान हो तो अगर एक मैं माइंड मैप की बात करूं तो पहली एक्सरसाइज में हमने ऑर्डर एंड डिग्री की बात करी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट 2 में हमने बताया कि भाई जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते क्या थे, ठीक है ना, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसका सॉल्यूशन क्या होता था, उसका सॉल्यूशन क्या होता था, वो फंक्शन y जिसको डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई, है ना, ऐसा करके हमने कुछ सीखा था, ठीक है ना। तो यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये फंक्शन y जिसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी। फिर 9.3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया जनरल सॉल्यूशन गिवन है, जनरल सॉल्यूशन गिवन था और उससे हमने क्या करा था, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग दिस फैमिली ऑफ कर्व्स, दिस कर्व्स, राइट। तो वहां पे हमने सीखा था कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि भैया जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना, उतने ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो उतनी ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी कि उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं और दोनों कांस्टेंट्स को हटाना है। तो हमने ये काम किया था। 9.4 की बात आती है कि 9.4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो 9.4 में हम क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हमने अभी तक आपको बताया था कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये कैसे आया ये नहीं बताया था। हमने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो y = fx कर्व है जिसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे आता है। तो ऑब्वियसली जब इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो इसको इंटीग्रेट करके क्या आता होगा, सॉल्यूशन आता होगा। बस हिंट मिल गया, ठीक है ना, बस हमें हिंट मिल गया। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करके, डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। ये हमारी दिमाग में बात है। नाउ अब हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में क्या है भैया, है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना। बल्कि ये लिखना सही नहीं रहेगा, हम लोग बोलेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है भैया। नाउ कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि आज जो 9.4 में हमारे पास जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। देखो जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे 9.4 में, ठीक है ना। ये कौन सा मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन 9.4 में। 9.5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये 9.5 में पढ़ेंगे। 9.6 में क्या पढ़ेंगे, 9.6 में पढ़ेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सो बेसिकली 3 टाइप के मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना।
तो आज 9.4 है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है इसको देखते हैं भैया, इसको देखते हैं क्या है ना, देखिए। चलो जी सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है भैया। एग्जांपल नंबर 9 में कह रहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां पे जो हम टेक्निक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इस टेक्निक से हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे ना। तो वेरिएबल सेपरेट, जैसे लिखा भी है वेरिएबल सेपरेट, यानी कि y और x दो वेरिएबल है यहां पे, तो y वाले एक तरफ जाओ और x वाले एक तरफ जाओ। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू विल गेट 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन, है ना। c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है भैया सभी को? क्लियर है भैया? चेक करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस एक्सरसाइज में बस हमें यही करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करके y वाले एक तरफ जाओ, x वाले एक तरफ जाओ, और ऐसे करके इंटीग्रेशन करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखते हैं अपना आंसर क्या है। तो अपना आंसर कुछ इस तरीके से रखा है, बट अगर आप ऐसे भी लिख के आओगे तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया, है ना। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, है ना। सो इट इज लाइक सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 दूनी 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपॉन 2, ठीक है ना। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c अपॉन 2, है ना। सो 2 से 2 गया, राइट। सो व्हाट यू विल गेट इन द एंड, यू विल गेट इन द एंड इट्स लाइक 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, देखो ये 2c है ना, यानी कि कांस्टेंट इनटू 2 इज अगेन अ कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको मैं c लिख दे रहा हूं। सो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप देख लो आराम से, यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है कि हमें यही लिख के आना है, हमें थोड़ी पता है एनसीईआरटी ने आंसर क्या लिख रखा है। या तो एग्जामिनर बोलेगा कि भाई आप आंसर ये वाला लेके आओ टू शो दिस इज द आंसर, अदरवाइज तो आप यहां पे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस कोशिश क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी क्वेश्चंस में वही सेम काम करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी कमी अगर रही होगी तो वो सब यहां पे पूरी हो जाएगी, राइट। सो हमें कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? भाई y वाले सारे एक तरफ जाओ, x वाले सारे एक तरफ जाओ, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड you will get tan inverse y is equal to tan inverse x plus c। check कर लो। so this is your general solution of the given differential equation, है ना। जनरल सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है ना। गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन से आ जाता है, बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को वैल्यू दे दो, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, इट इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू विल गेट
y की पावर -2+1 अपॉन -2+1, इट इज इक्वल टू -4x² अपॉन 2+c। नाउ क्या होगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन y, दिस इज माइनस का 2x² प्लस c। ठीक है जी। ना वो कह रहा है कि भैया कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, चेक कर लो। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 1 है, चेक कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू अगर हम 1 करेंगे तो x की वैल्यू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो इट्स c की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है ना, c की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब आपके पास ये जो आया था ये जनरल सॉल्यूशन था, ये जनरल सॉल्यूशन था, इसके अंदर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। अब आप क्या करोगे, अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू रख रहे हो -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो इट्स लाइक माइनस से माइनस गया, यानी कि यू कैन राइट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x² प्लस 1। ये आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज गिवन। इजी है कि नहीं है? अरे ये तो एक्सरसाइज महा टिच्ची एक्सरसाइज है भाई। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें क्या? आगे चलते हैं। तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2x² प्लस 1 इज अवर आंसर। नो। एग्जाम्पल नंबर 12 है ना, कई बार वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा कि भाई सॉल्यूशन ना निकलवा के कर्व की इक्वेशन निकलवाएगा। अरे सॉल्यूशन भी तो आप देखो ना, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको क्या दे रहा है, एक कर्व ही तो दे रहा है। ठीक है ना, तो कई बार सॉल्यूशन ना निकलवा के आपको कर्व पूछ लेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है ना, तो खैर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x dy आपको 2x² प्लस 1 dx, राइट। सो इट इंप्लाइज y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। ठीक है ना, राइट। सो इट इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो यहां पे कितना हो जाएगा y। अब देखो यहां पे इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, 2x प्लस 1 अपॉन x dx। देखो ध्यान से, यानी कि 2x² प्लस 2x² अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड्यूलस x प्लस c। क्लियर है? नाउ 2 से 2 गया। सो ये आपके पास क्या आ गया, ये जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन है ना। इसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ c रखोगे तो आपको अलग अलग इक्वेशन ऑफ कर्व्स मिलेंगी, है ना। ये फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक है ना, ठीक है ना, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व। ना वो क्या पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ कर्व बताओ जो 1 1 से पास हो रहा हो, यानी कि उसने कंडीशन दिया x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे आप, देखो y इक्वल टू 1 रख देंगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस लॉग 1 कितना होता है भैया, 0 प्लस c, और 1 से 1 गया तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसका मतलब c की वैल्यू जैसी 0 हुई तो आपका पर्टिकुलर कर्व कितना हुआ, x² प्लस लॉग मॉड्यूलस x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, है ना, whose differential equation is given as this। ये वो इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये वो वाला कर्व है जो 1 1 से पास हो रहा है और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई थी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, है ना। आप चेक कर लो, y इक्वल टू x² प्लस लॉग मॉड्यूलस x। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्या दिक्कत है? क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, तो आगे बढ़ते चलते हैं, है ना। जहां तक मामला आराम से जा रहा है ना, चलाते रहते हैं। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 13। देखते हैं क्या कह रहा है। अगेन उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा आपसे, क्या पूछ लिया, इक्वेशन ऑफ कर्व पूछ लिया। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाला कर्व पूछ रहे हैं, यानी कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिए हैं यहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह क्या दिया है उसने, कह रहा गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज 2x अपॉन y स्क्वायर। तो यानी कि देखो क्वेश्चन की सिचुएशन क्या कहती है, कह रहा है कर्व है
जो -2,3 से पास हो रहा है, ठीक है ना। कह रहा गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप कितना होगा भैया, dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट एक्स वाई। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर। अब हमें मिली ना डिफरेंशियल इक्वेशन, चेक करो ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देने का तरीका अलग था इस बार उसका। सो y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड। सो इट्स y की पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। चेक करो। सो यानी कि y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि नाउ अब क्या होगा, y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3c। इसका मतलब क्या है कि 3 इंटू कॉन्स्टेंट को तो अगेन एक कॉन्स्टेंट ही लिख सकते हो आप, अगेन एक कॉन्स्टेंट ही लिख सकते हो, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, एनसीईआरटी वाले से जनरली करते हैं कि भाई 3 इंटू कॉन्स्टेंट, अगर मान लो किसी को आपत्ति हो कि 3 इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कैसे हो गया, अरे 3 इंटू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ही होगा ना भाई, है ना। और इसका भी सी का पता नहीं है कुछ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सेंस बनाना चाहते हो तो पहले वाले कॉन्स्टेंट को C1 कह दो और 3 इंटू कॉन्स्टेंट 1 को कॉन्स्टेंट कह दो, ऐसे कर लो। एनसीईआरटी ऐसी करती है, ठीक है ना। खैर मुद्दे पे आओ कि भाई ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा अभी जनरल सॉल्यूशन आ गया किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी सी की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो अलग अलग कर्व मिलते शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये सिर्फ एक कर्व नहीं है, कर्व का गुच्छा है, फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है। लेकिन हमें तो एक वो कर्व चाहिए जो -2,3 से पास हो रहा है, -2,3 से पास हो रहा है। इसका मतलब when x is equals to -2, y is equal to 3, it implies 3 तिया 9 तिया 27 एंड -2 का स्क्वायर 4 तिया 12 प्लस c, यानी कि c इज इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है ना। सो इसका मतलब c की वैल्यू 15 रखेंगे तो y क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15। नाउ अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, अब ये पर्टिकुलर कांस्टेंट है ना। अब ऐसा नहीं है कि तुम मर्जी से कुछ भी रख दोगे इस इक्वेशन में, अब इस इक्वेशन में कुछ रखने का स्कोप नहीं है, वहां पे पहले रखने का स्कोप था, c की जगह कुछ कुछ वैल्यू रख सकते थे। अब ये सिर्फ एक कर्व है एंड दिस इज द पर्टिकुलर कर्व, यानी कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुनेंगे। सो दिस इज अवर आंसर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व passing through point -2,3 whose differential equation is given as this. Clear? ठीक, ओके। सो देखते हैं फाइनल आंसर क्या है। तो उन्होंने फाइनल आंसर में क्यूब रूट की फॉर्म में दिया है, तो कोई बात नहीं, आप रख सकते हो, क्यूब रूट की फॉर्म में रख सकते हो। कैसे, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15 की पावर 1/3, ऐसे करके लिख लो। बात देखिए, ठीक है, हमें कोई सपने थोड़े आ रहे हैं कि एनसीईआरटी का ये आंसर होगा, हमने यहां तक लिखा बस, इट्स ओके, है ना। या तो वो क्वेश्चन में देता कि भाई ये शो करो, नहीं तो हमारा यहां तक ठीक है, क्लियर। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ 14th एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, बड़ा ही टुच्चा सा एग्जाम्पल है ये भी। कहता है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, बैंक में कुछ पैसा जमा करो तो वो बढ़ता है। सो इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, प्रिंसिपल बढ़ रहा है, डीपी ओवर डीटी की बात चल रही है, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, 5% के रेट पे बढ़ रहा है। अब 5% किसका, 5% की कोई वैल्यू नहीं है। अरे मेरे पास 10% पैसा है, किसका, 10% किसका, 1 लाख का, 1 करोड़ का है, 10% किसका। सो यानी कि 5% की कोई वैल्यू नहीं है। सो 5% किसका, प्रिंसिपल का, उसके हिसाब से पैसा बढ़ रहा है, ठीक है ना। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे डीपी अपॉन पी, है ना, और मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लगा हुआ दिखाई दिया। चलो जी स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं, बड़ा ही टुच्चा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। बहुत सारे र्यूमर्स आपके स्कूल में ये होते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती डिफरेंशियल इक्वेशन की,
बट अगर किसी दिन आ गई तो तुम किसे पकड़ोगे? है भाई। चलो जी, तो क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं ना, बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, एक बैंक में पैसा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, यानी कि 5% पर ईयर के हिसाब से, तो डीपी ओवर डीटी दिया हुआ है 5%। नाउ ये 5% किसका? देखो कभी भी परसेंटेज की अपनी कोई औकात नहीं होती। 5%, 10%, मेरे पास 10% पैसे हैं, लेकिन किसके? 10% ऑफ मुकेश अंबानी, 10% ऑफ बिल गेट्स, 10% किसका? ठीक है ना। सो 5% ऑफ प्रिंसिपल, बैंक में पैसा बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे, है ना। सो 5% ऑफ प्रिंसिपल। सो वगैरह इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल्स इटसेल्फ, कह रहा है इस बैंक में इस हिसाब से पैसा बढ़ता है, 1000 रुपए डबल कितने टाइम में हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए? पैसे और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए, यानी कि हम वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, यानी कि dp अपॉन p इज इक्वल टू dt अपॉन 20। चेक कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन पैसा p एंड टाइम t। ठीक है ना। सो दिस इज राइट नाउ अ जनरल इक्वेशन। यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट उसने c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी है। उसने कहा है कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पे 1000 रुपए बैंक में जमा कराए गए हैं। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 1000। यानी कि अब हमारे पास जो नया रिलेशन आया है, ये एक पर्टिकुलर रिलेशन है, इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं है, सब फिक्स्ड वैल्यूज है। अब ये प्रॉपर रिलेशन है, नाउ व्हाट? अब वो कहता है कि भैया 1000 रुपए डबल कितने टाइम में हो जाएंगे, यानी कि हमें टाइम चाहिए और 1000 रुपए को डबल करना है, यानी कि प्रिंसिपल 2000 रुपए जब हो जाएगा उसमें कितना टाइम लगेगा, है ना। 1000 रुपए डबल इटसेल्फ कितने टाइम में हो जाएंगे? तो प्रिंसिपल इज 2000 नाउ, एंड टाइम कितना लगेगा ये हमें निकालना है। सो log 2000 इज इक्वल टू t अपॉन 20 प्लस log 1000, राइट। सो दिस इज t अपॉन 20 इज इक्वल्स टू log 2000 माइनस log 1000। ठीक है ना। यानी कि t अपॉन 20 इज इक्वल टू log m माइनस log n। कितना होता है? log m अपॉन n। यानी कि t इज इक्वल टू 20 इंटू log 2। सो दिस इज अवर आंसर। इतने टाइम में आपका 1000 रुपया डबल हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर चेक कर लेते हैं। 20 log 2, और ये e बेस अंडरस्टूड है ना। ठीक है। सो 20 log 2 ईयर्स में आपका पैसा 1000 रुपये से 2000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? आसान है चीजें। कुछ एक दो क्वेश्चंस में जहां पे आपको खुद से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, वहां पे आपको चैलेंजिंग दिखा होगा, बट भाई ऐसा थोड़ा ही है कि यार बिल्कुल टुच्चे टुच्चे इक्वेशन करते रहोगे। बट डिफरेंशियल इक्वेशन जब उसने दे रखी है तब तो सिर्फ इंटीग्रेशन लगा के आंसर आ ही जाएगा, उसमें तो कुछ सीखा ही नहीं आपने, है ना। सीखने की चीज तो यही थी, है ना। असली सीखने की चीज तो इस तरह के क्वेश्चन ही थे, जहां पे आपने खुद से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, खुद से सॉल्व किया, है ना। तो यही तो अच्छी चीज थी। ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे एक्सरसाइज 9.4 है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, साथ मिलके। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है ना, एंड लव यू ऑल। और उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे और आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।